दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य के एक नए लेक्चर को लेकर हाजिर हूं जो कि टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस इन सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। और आज जो टॉपिक हमने लिया दोस्तों कहीं ना कहीं भक्ति काल से संबंधित टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और तुलसीदास से संबंधित तमाम ग्रंथ और तमाम सवालों के बारे में देखेंगे। ऐसे सवाल जो जनरली आप कभी व्याकरण जब पढ़ते हैं तो उस दौरान दोस्तों जब आप साहित्य पढ़ते हैं तब आपको इस तरह के सवाल नहीं मिलते हैं। मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि किसने तुलसीदास को जातीय कवि कहा, या किसने मानस का हंस कहा, किसने रूपकों का बादशाह कहा, किसने अनुप्रास का बादशाह कहा, किसने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा, आपको इसके बारे में नहीं पता। और ये सब दोस्तों संबंधित है सिर्फ और सिर्फ हमारे तुलसीदास जी से संबंधित है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस क्लास में मिलने वाला है। अगर आप समय देंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बेहतर ढंग से सिखा और समझा पाऊंगा। ध्यान देंगे कि स्पेशल बैच भी हमारे पास है। बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा के लिए दोस्तों मैंने बैच बनाया है। इस बैच को ज्वाइन करके आप पीआरटी, मिडिल, टीजीटी, पीजीटी जो बीपीएससी के अंतर्गत होता है ये चारों एग्जाम दोस्तों कवर कर सकते हैं। बहुत ही सुपर सेलिंग बैच है, शानदार बैच है, कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही बढ़िया क्लियर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। तो पहला ही अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हमारा जो लेक्चर है ना ये लेक्चर नंबर 89 है। समझिए साहित्य का खूब जो है हमने इतना साहित्य का प्रैक्टिस किया कि मैं क्या ही आपको बताऊं। ठीक है, तो आज हमारा 89 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास यदि आपको पसंद आए तो वादा कीजिए पीछे की क्लास जरूर देखिएगा। पहले आज की क्लास देखते हैं और देखते हैं कि इस क्लास में कितनी क्वालिटी है, कितनी गुणवत्ता है। ठीक है, पहला सवाल दिया दोस्तों हरडेवाड़ी। हरडेवाड़ी का संग्रह दोस्तों किसने किया है? तो याद रखेंगे हरडेवाड़ी का संग्रह पूरा किया था दादू दयाल के शिष्य ने। किसने किया था दोस्तों? दादू दयाल। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेन जो है थोड़ा रुक रहा है। ठीक है, तो दादू दयाल के शिष्य, अभी भी ये स्लो चल रहा है कोई बात नहीं। ठीक है, दादू दयाल के शिष्य, कई शिष्यों का नाम आता है, उनमें से एक शिष्य थे दोस्तों जगन्नाथ जी। कौन थे दोस्तों? जगन्नाथ जी। इन्होंने दोस्तों हरडेवाड़ी का संग्रह किया था, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, बढ़िया सवाल है, पूछता है सवाल तो ये आप ऑप्शन में देखिएगा। इसी तरह से कह रहा है कि दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह अंगवधु एक है दोस्तों। इस अंगवधु की रचना किसने किया दोस्तों? तो यह भी दोस्तों दादू दयाल के शिष्य ही थे, लेकिन ये जगन्नाथ दास की बात नहीं कर रहे हैं। दादू दयाल के शिष्य रज्जब। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों? इनका नाम था रज्जब या रज्ज क, या आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं तो रज्जब कीजिएगा, रज्ज क नहीं, रज्जब। ठीक है, इन्होंने अंगवधु का संग्रह किया है। हरडेवाड़ी का संग्रह जगन्नाथ जी ने किया है, अंगवधु का संग्रह रज्जब ने किया है, इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा अनभय प्रबोध, यह रचना का नाम है दोस्तों अनभय प्रबोध और चौबेले। ये जो कृति है दोस्तों, इस कृति के रचनाकार कौन है? तो यह दादू दयाल के पुत्र थे। ठीक है, दादू दयाल के पुत्र नाम है दोस्तों गरीबदास। दादू दयाल के पुत्र कौन है? गरीबदास जी। उन्होंने दोस्तों रचना किया किस नाम से? अनभय प्रबोध और चौबेले नाम की रचना दोस्तों कृति जो है इनकी रही है, गरीबदास जी की रही है। और गरीबदास जी कौन थे? ये दादू दयाल के पुत्र थे। तो कभी भी अगर परीक्षा में सवाल आता है तो आप जो है इन सवालों का इसी तरीके से जवाब देंगे। ठीक है, परीक्षा में तो खाली रज्जब लिखा हुआ मिलेगा, अंगवधु का संबंध रज्जब, लेकिन रज्जब कौन है आपको पता होना चाहिए कि दादू दयाल के शिष्य थे रज्जब। ठीक है, गरीबदास कौन थे? ये दादू दयाल के पुत्र थे। ये आपको पहले ही दोस्तों क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कर अगला सवाल दे रहा है कि दादू के औरस पुत्र कहे जाते हैं। जी हां दोस्तों, वैसे दादू के पुत्र में दोस्तों हम गरीबदास की गिनती करते हैं, लेकिन औरस पुत्र किसको माना जाता है? किसे कहा जाता औरस पुत्र? तो कहा जाता मस्कीन दास को। एक संत थे, संत मस्कीन दास। ठीक है, कौन, क्या नाम है इनका? संत मस्कीन दास। ठीक है, संत मस्कीन दास को क्या कहा जाता है? दादू का औरस पुत्र कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। ये भी सवाल पूछ सकता है, जब दादू दयाल के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो कम से कम इतने सवाल आपको पता होना चाहिए। एक सवाल आता है कि बताइए हिंदी साहित्य का शंकराचार्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का शंकराचार्य, या कहीं कहीं पे लिखा मिल सकता है आपको दूसरा शंकराचार्य। ठीक है, एक तो शंकराचार्य जी जो थे वो तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, कलाडी वाले। ठीक है, केरल में उनका जन्म हुआ था, वो तो आप जान ही रहे हैं। हिंदी साहित्य का शंकराचार्य या दूसरा शंकराचार्य दोस्तों किसे कहा जाता है? तो यह भी दादू दयाल के शिष्य थे, नाम था सुंदर दास। ठीक है, दादू दयाल के शिष्य
सुंदर दास जी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको द्वितीय शंकराचार्य कहा जाता है, दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है, हिंदी का शंकराचार्य कहा जाता है। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अगर कोई थे तो सुंदर दास ही थे दोस्तों, ये अभी आप याद रखेंगे। अच्छा, एक सवाल आ सकता है कि इन्हें शंकराचार्य कहा किसने? ठीक है, तो याद रखेंगे राघव दास जी ने कहा। किसने कहा दोस्तों? राघव दास जी ने कहा। किसने कहा था दोस्तों? राघव दास जी ने इन्हें कहा था कि हिंदी साहित्य के दूसरा शंकराचार्य। कौन? सुंदर दास जी। ये लाइन दोस्तों आप याद रखेंगे। अगला सवाल, करा संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि दोस्तों किसे कहा जाता है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सर्वाधिक शिक्षित दोस्तों किसे कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया, सुंदर दास। जी हां दोस्तों, यही सुंदर दास जो दादू दयाल के शिष्य थे, ये सबसे ज्यादा दोस्तों पढ़े लिखे कहे जाते हैं। और किसने इन्हें बताया कि इतना ज्यादा पढ़े लिखे थे? इस बारे में दोस्तों टिप्पणी किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दोस्तों टिप्पणी करते हुए कहा है कि सुंदर दास जी है शास्त्रों के ज्ञाता थे। ठीक है, और उनसे बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता उस समय कोई नहीं था। तो सुंदर दास जी का नाम दोस्तों इस मामले में आगे आता है, इसे जो है आप सभी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा सुंदर दास जो रस थे, यह किस रस के विरोधी थे और किस रस के प्रेमी थे? ध्यान दीजिएगा, सुंदर दास, अभी हमने क्या पढ़ा? पहली बात याद रखेगा, यह दादू दयाल के शिष्य हैं। पहली बात क्या याद रखना है? यह दादू दयाल के शिष्य हैं, ये पहली बात लिखना है। दूसरी बात याद रखना है, ये सर्वाधिक विद्वान कवियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कवियों में सबसे ज्यादा, उस समय के कवियों में सबसे ज्यादा विद्वान दोस्तों ये सुंदर दास जी हैं। और किसके प्रेमी किसके विरोधी हैं? दो बात है। तो मतलब ये ऐसी चीजों का विरोध करते थे कि मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में, सुनिएगा ध्यान से। यह विरोध किसका करते थे? यह विरोध करते थे, ठीक है, यह विरोध करते थे श्रृंगार रस का। क्या बात कर रहे हैं? जिसका आज तक किसी ने नहीं विरोध किया, उसका विरोध दोस्तों इन्होंने किया। श्रृंगार रस का विरोध आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और प्रेमी किसके थे पढ़े लिखे, लेकिन दोस्तों हास्य रस के प्रेमी थे। ठीक है, प्रेमी किसके थे दोस्तों? प्रेमी थे हास्य रस के। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये अपने आप में। ठीक है, बच्चा इसको हमेशा उल्टा समझता है, याद नहीं कर पाता, इस वजह से उल्टा समझता है। वो सोचता है पढ़े लिखे थे तो इनका झुकाव श्रृंगार की तरफ होगा, जबकि उल्टा है। पढ़े लिखे थे, झुकाव हास्य की तरफ, और श्रृंगार रस को दोस्तों यह उसका विरोध करते थे। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, बढ़िया सवाल है। एक सवाल दोस्तों, 12 खड़ी। ठीक है, 12 खड़ी के रचनाकार दोस्तों कौन है, कौन माने जाते हैं? 12 खड़ी जो था दोस्तों, यह अक्षर ज्ञान से संबंधित रचना है कि ठीक है, किससे? अक्षर ज्ञान से संबंधित यह रचना है। इसे दोस्तों आप याद रखेंगे। इसका संबंध किससे दोस्तों? अक्षर ज्ञान से है। कहा 12 खड़ी के रचनाकार दोस्तों कौन है? अरे हम पढ़ रहे हैं अब इसके बारे में। 12 खड़ी जो है ये बहुत प्रसिद्ध संत थे, नाम है इनका मलुक दास। ठीक है, संत मलुक दास की यह रचना है। ठीक है, संत मलुक दास। ठीक है, दास मालुका कह गए सबके दाता राम वाली लाइन सुना है ना, वो मलुक दास से ही संबंधित दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। और इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जरा याद कीजिएगा, मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, जिसमें आप पढ़ते हैं भक्त बच्छावली। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? भक्त बच्छावली पढ़ते हैं। राम अवतार लीला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रामावतार लीला। ठीक है, भक्त बच्छावली पूछ दे, रामावतार लीला पूछ दे, ब्रज लीला पूछ दे, ये सब दोस्तों किसकी रचनाएं हैं? यह सब दोस्तों मलुक दास की ही रचनाओं के नाम हैं, जो बार बार परीक्षा में आता रहता है। अब 12 खड़ी भी दोस्तों मलुक दास की रचना है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अक्षर ज्ञान से संबंधित है, यह भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा मलुक दास के किस रचना में ब्रह्म के अवतार का वर्णन दिया गया है? ठीक है, मलुक दास की किस रचना में ब्रह्म के अवतार के बारे में दोस्तों बताया गया है? तो उस रचना का नाम है सुख सागर। ठीक है, यह रचना भी दोस्तों मलुक दास जी की है, सुख सागर। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? ब्रह्म मतलब ब्रह्मा की बात नहीं कर रहा, ब्रह्म मतलब ईश्वर के अवतार की दोस्तों वर्णन किया गया है। यह सुख सागर इस रचना का नाम है। मलुक दास इसके राइटर हैं, रचनाकार हैं। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा दूसरा कबीर दोस्तों किसे कहा जाता? अपने आप में बढ़िया सवाल दे दिया। ठीक है, कबीर दास को कौन नहीं जानता दोस्तों? कबीर दास। ठीक है, कबीर दास जिनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों? जिनका जन्म हुआ था लहरतारा में। कहां हुआ था? लहरतारा में। जिनकी मृत्यु हुई थी मगहर में।
मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। रचनाएं हैं साखी सबद रमैनी, ठीक है, साखी सबद रमैनी। और इनका ये जो तीनों रचनाएं हैं इनका संग्रह किया गया बीजक नामक ग्रंथ में, ठीक है, बीजक नामक ग्रंथ में, ठीक है, धर्मदास जी ने किया था। किसने किया था? धर्मदास जी ने इसका संकलन किया। ये सब आप जानते हैं। लेकिन दूसरा जो है ये कबीर किसे कहा जाता है ये आपको नहीं पता दोस्तों, पलटू साहब को कहा जाता है, ठीक है। दूसरा कबीर गुरु गोविंद साहब के शिष्य, गुरु गोविंद साहब के शिष्य, गुरु गोविंद साहब के शिष्य, नाम क्या है? नाम है पलटू साहब, ठीक है, साहब लगेगा नाम में, ठीक है, पलटू साहब, ठीक है। पलटू साहब को क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें दूसरा कबीर कहा जाता है। और इनकी एक रचना दोस्तों आत्मकर्म, ठीक है, इनकी एक रचना का नाम क्या है? इनकी एक रचना है, ठीक है, आत्मकर्म, ठीक है, आत्मकर्म, ये इनकी एक रचना है दोस्तों। इसके बारे में भी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, तो जरा दिमाग अपना चलाएगा और इन तथ्यों को भी याद रखेंगे, ठीक। अगला सवाल देखिए, जपूजी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन दोस्तों? तो जपूजी की रचना किया था दोस्तों नानक देव जी ने। किसने किया था? गुरु नानक देव, ठीक है। सिख संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। सिख संप्रदाय की स्थापना दोस्तों गुरु नानक देव जी ने किया है। इन्हीं की रचना है दोस्तों जपूजी, ठीक है। इनकी दो और प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। हरडेवाड़ी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गलत करते हैं। हरडेवाड़ी मैंने पीछे बता दिया, दादू दयाल के शिष्य की ने उसका संग्रह किया, जगन्नाथ दास जी ने, ठीक है। और नानक जी से उसका संबंध मत कीजिएगा, ठीक है। नानक जी से संबंधित जो रचना है, एक तो सोहिला है, दूसरा है आशा दीवार। क्या है दोस्तों? आशा दीवार, ठीक है, आशा दीवार याद रखेंगे। और जपूजी, ये जो रचनाएं हैं ये गुरु नानक देव से संबंधित रचनाएं हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता दोस्तों कौन कहे जाते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब का पहली बार दोस्तों संकलन किसने किया था? तो याद रखेंगे 5वें गुरु थे अर्जुन देव, ठीक है। 5वें गुरु अर्जुन देव के समय में इसका संकलन किया गया था। यह तथ्य आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल, इस पे थोड़ा स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तो यह गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन कर्ता के रूप में दोस्तों अर्जुन देव जी जाने जाते हैं। सब आसान सवाल है। अगला सवाल दे रहा है कि बताइए किसे आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है? यह सवाल भी मैंने 1-2 बार नहीं, इसके पहले मुझे लगता है कम से कम 2 बार तो आपको पढ़ा ही चुका हूं, ठीक है। आकाश धर्मा गुरु दोस्तों किसे कहा जाता है? स्वामी रामानंद जी को कहा जाता है, जिन्होंने ज्ञान को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ लेकर आए, ठीक है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने भक्ति को, ज्ञान मतलब भक्ति से तात्पर्य, भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत, दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय उत्तर भारत लाया। सीधे सीधे लाया करता हूं, श्रेय क्या इन्होंने ही लेकर आए थे। तो ये रामानंद जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। एक सवाल मैंने और आपको बताया था कि इन्हें किसने कहा था, तो याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। यह हमारा आपका लाइन नहीं है, आकाश धर्मा गुरु रामानंद जी को कहा जाता है। ये तथ्य भी याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि तुलसीदास की रचनाएं हैं। तुलसीदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं। पहली रचना है रामचरितमानस। कौन सी है? रामचरितमानस। लिखिए रचना, लिखते जाइए। दूसरी रचना लिखिएगा दोस्तों रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है, रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है। तीसरा लिखिएगा हनुमान बाहुक, ठीक है, हनुमान बाहुक, ठीक है। चौथा लिखिएगा बरवय रामायण, ठीक है, लिखिएगा बरवय रामायण। पांचवा लिखिएगा गीतावली, ठीक है, गीतावली भी इन्हीं की रचना है। और कृष्ण गीतावली भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। गीतावली, कृष्ण गीतावली, ठीक है, गीतावली और कृष्ण गीतावली, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका यह भी इन्हीं की रचना है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ठीक है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, यह भी किसकी रचना है दोस्तों? यह भी दोस्तों रचना है तुलसीदास जी की। रचना का नाम बता रहा हूं, ठीक है। और 10वें नंबर लिखिए रामलला नछू, ठीक है, रामलला नछू।
और लिखवा दूं, बहुत सारा है, दिमाग में आता जाएगा, ठीक है। तो ये सब दोस्तों तुलसीदास जी की रचनाओं के नाम हैं, ये आप याद रखेंगे। सवाल तो अब मैं जो पूछने वाला हूं ये अपने आप में डिफिकल्ट सवाल है। सवाल दे रहा है कि बताइए तुलसीदास की वह कौन सी 5 लघु रचना है जिन्हें हम पंचरत्न के नाम से जानते हैं। और पंचरत्न किसे कहा जाता है आपको नहीं पता, मुझे बहुत अच्छे से पता है, नोट कीजिए। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ठीक है, दोनों का नाम एक जैसा है, तो इस वजह से दोस्तों इसको याद करना भी आसान है, ठीक है। पहली बात क्या याद रखेंगे, जानकी मंगल पार्वती। फेमस मत सोचिए, पंचरत्न में कौन कौन सा आता है मैं वो आपको गिनाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये। उसके बाद दोस्तों याद रखेगा बरवय रामायण, अय की मात्रा पकड़ना है यहां पर, ठीक है। बरवय रामायण, ठीक है, बरवय रामायण, ठीक है। इसके अलावा लिखिएगा वैराग्य संदीपनी, ठीक है, वैराग्य संदीपनी, ये ऊपर आपने नहीं लिखा था लेकिन ध्यान दीजिएगा, बरवय रामायण और वैराग्य संदीपनी ये दोनों दोस्तों इन्हीं की रचना है। और 5वें नंबर पर लिखिएगा राम लला नछू, राम लला नछू, ये अलग हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो रचना है दोस्तों, ये 5 रचनाओं को पंचरत्न के नाम से जाना जाता। आपने तुलसीदास जी के बारे में बहुत पढ़ा लेकिन आपने इस तरह के सवाल नहीं देखा होगा। इसी तरह का सवाल दोस्तों आपसे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। जो बच्चा पेपर दिया होगा, कभी एनालिसिस करता होगा, और मैं इसमें कवर कर रहा हूं ना टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ का एग्जाम, एनवीएस का एग्जाम, केबीएस का एग्जाम, जहां जहां भी साहित्य का सवाल आता है, रीट तक का एग्जाम, एमपी वर्ग 2 आप ढूंढते रहते हैं वो वाला एग्जाम, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम है उन सब में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आप जब साहित्य पढ़ रहे हैं ना तो आप खुल के साहित्य हमारे साथ पढ़िए, ठीक है। एकदम टेंशन जो है छोड़ करके साहित्य की क्लास आप हमारे साथ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला और महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, बड़ी लड़ाई इस बात पर होती है कि तुलसीदास जी की पहली रचना का नाम बताइए, ठीक है। अब देखिए यहां पर अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। पहली बात है, जो आप सोच रहे हैं रामचरितमानस हो तो कतई जवाब नहीं है, रामचरितमानस तो एकदम जवाब नहीं है, ठीक है। तुलसीदास जी की जो पहली रचना है, कुछ लोग मानते हैं कि वैराग्य संदीपनी जो है यह पहली रचना है, जिसे जनरली जब आप तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं तो आप इसको पढ़वे नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरी रचना दोस्तों राम लला नछू, ठीक है, राम लला नछू, ठीक है, राम लला नछू, ठीक है। ये 2 रचनाएं दोस्तों जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक सेकंड मुझे समय दीजिए, मेरा कैमरा ब्लिंक कर रहा है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो इसमें, एक सेकंड बस खाली चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है हमारा कि तुलसीदास की कौन सी रचना जो है दोस्तों ये 7 कांडों में दोस्तों विभाजित है। कौन सी रचना 7 कांडों में दोस्तों विभक्त है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो 7 कांड वाली बात आई ना, इसमें क्या क्या बच्चे को याद रहता है। बच्चे को रामचरितमानस याद आता है कि रामचरितमानस हमने कहीं पढ़ रखा है जो 7 कांड में है, रामचरितमानस जो है 7 कांड में है। लेकिन बताऊं, जब आप एग्जाम देते हैं ना, ऑप्शन में नाम ही नहीं मिलता। ऑप्शन में जब नाम नहीं मिलता परेशानी खड़ा हो जाता है। क्यों? ऑप्शन में और भी रचना है, बरवय रामायण, ठीक है। बरवय रामायण में भी तो रामायण शब्द आ रहा है, तो याद रखिएगा बरवय रामायण भी दोस्तों 7 कांड में बटा हुआ है। इसी तरह से गीतावली और कवितावली, ठीक है, कवितावली नहीं, कवितावली होना चाहिए, कवितावली। अच्छा, गीतावली, कवितावली, ऐसे कई सारी रचनाएं हैं जिनमें से कवितावली और गीतावली ये दोनों भी दोस्तों क्या है, गीतावली, ये दोनों भी दोस्तों कितने कांडों में विभक्त हैं, 7 कांड इसमें हैं। इनके ऐसी 4 रचनाएं हैं। रचना तो मैंने आपको 10-11 बताया, उसमें से इन 4 रचनाओं को दोस्तों आप याद रखेंगे क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा है और 7 कांड है, अपने आप में एक तरह से अध्याय है बड़ा बड़ा, तो इसको आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल ये भी है। अगला दे रहा है पार्वती मंगल की रचना तुलसीदास ने किस ग्रंथ से प्रभावित होकर दोस्तों यह रचना किया है, पार्वती मंगल। अब है तो पार्वती मंगल में शिव पार्वती का विवाह, लेकिन दोस्तों यह रचना कुमार संभव मत लिखिए, ऐसे लिखिए कालिदास कृत कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम, ठीक है। कुमार संभवम से दोस्तों क्या होकर के प्रेरित होकर के दोस्तों तुलसीदास जी ने पार्वती मंगल की रचना दोस्तों किया हुआ है, ठीक है। ये अपने आप में अच्छा सवाल है। और वर्णन किसका दोस्तों इस पार्वती मंगल में, तो याद रखेगा शिव पार्वती विवाह, ठीक है। शिव पार्वती विवाह का वर्णन है दोस्तों, यह तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये वाली लाइन आपको नहीं पता, सर हमको तो अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि कुमार संभव
से प्रेरित होकर तुलसीदास जी ने पार्वती मंगल की रचना किया। रुको, आओ जानकी मंगल की कहानी सुनाता हूं, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा तुलसीदास की किस रचना पर वाल्मीकि रामायण का दोस्तों प्रभाव देखने को मिलता है। जी हाँ, जो आप पुराना वाला रामायण देखते हैं जो संस्कृत में लिखा गया, देखिए वाल्मीकि जी को दोस्तों आदि कवि भी कहा जाता है। परीक्षा में सवाल आता है कि बताइए किसे आदि कवि कहा जाता है, तो याद रखेंगे यही वाल्मीकि हैं जिन्हें हम आदि कवि कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो इनके द्वारा रचना किया गया रामायण को, उसको हम दोस्तों महापुराण की संज्ञा में रखते हैं, ठीक है। और ये जो प्रभाव देखने की बात आ रही है, इनकी दो रचनाएं हैं जिनमें दोस्तों वाल्मीकि रामायण का प्रभाव देखने को मिलता है। एक तो दोस्तों जो रचना इनकी है जानकी मंगल, जिसमें राम सीता के विवाह का वर्णन है, ठीक है। राम सीता के विवाह का वर्णन है जानकी मंगल, एक तो ये। दूसरा दोस्तों है रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है। ये दो ऐसी रचनाएं हैं, ठीक है, दो ऐसी रचनाएं हैं जिनमें वाल्मीकि रामायण का प्रभाव साफ साफ दोस्तों देखा जा सकता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला दे रहा है सवाल कि तुलसीदास के किस रचना में सूरदास के पद मिलते हैं। अभी तक तो कालिदास का मामला था, अब लीजिए सूरदास के पद भी आ गए। तुलसीदास की रचना में सूरदास के पद दोस्तों कहां मिलते हैं, तो जो रचना इन्होंने किया है कृष्ण गीतावली, ठीक है। कृष्ण गीतावली, ठीक है, कृष्ण गीतावली, इसकी रचना इन्होंने ब्रज भाषा में किया है तुलसीदास जी ने। इसमें दोस्तों सूरदास के पद मिलते हैं। और एक जो आप खाली गीतावली पढ़ते हैं ना, एक इनकी दो रचना है, एक गीतावली है, एक कृष्ण गीतावली है। तो जो गीतावली है उसी को पहले राम गीतावली कहा जाता था, गीतावली को ही राम गीतावली कहा जाता था। तो तुलसीदास जी ने दो किताब लिखा, एक राम गीतावली जिसमें राम जी से संबंध है, एक कृष्ण गीतावली जिसमें कृष्ण लीला के बारे में बताया गया, और तुलसीदास ने ही रचना किया है। कृष्ण गीतावली वर्ड पढ़कर ना बच्चा भ्रमित हो जाता है, सोचता है कहां तुलसीदास लिखे होंगे, तो राम भक्त के कवि थे, ठीक है। नहीं, कृष्ण भक्ति का ग्रंथ भी दोस्तों तुलसीदास जी ने लिखा है। नहीं जानते हैं सारी बात, तो पहले जानिए तुलसीदास की किस रचना में काशी का वर्णन मिलता है। काशी यानी वाराणसी, ठीक है, काशी यानी वाराणसी, ठीक है। बताइए तुलसीदास की किस रचना में काशी का वर्णन मिलता है, जो आप पढ़ते हैं उसी में मिलेगा। काशी का वर्णन दोस्तों कवितावली में मिलता है। कहां मिलता है? काशी का वर्णन कवितावली मिलता है। और कवितावली जो दोस्तों यह 7 कांड में लिखी गई है, पता है ना आपको, पीछे मैंने पढ़ाया, ठीक है। कवितावली की रचना इन्होंने 7 कांड में किया है तुलसीदास जी ने, और इसी में दोस्तों काशी का वर्णन मिलता है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड, ठीक है। तो सबसे बड़ा कांड दोस्तों कौन सा है? याद रखेंगे बाल कांड, जिसमें राम जी का बचपन है। और सबसे छोटा कांड कौन दोस्तों? तो याद रखिएगा किष्किंधा कांड, ठीक है। किष्किंधा कांड जो दोस्तों, इसको सबसे छोटा कांड दोस्तों बताया गया है। और सबसे बड़ा कांड में क्या है? बाल कांड आता है। इसे आप याद रखेंगे। मैं रामचरितमानस की बात बता रहा हूं। किसने तुलसीदास जी को जाति कवि कहा है? जो अभी सवाल मैंने आपसे पीछे छेड़ा था, किसको इनको बड़ा नाम दिया गया है, तो जाति कवि दोस्तों इनको किसने बुलाया है? तो बहुत प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के कवि दोस्तों डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी जो है दोस्तों, इन्होंने, ठीक है, रामविलास शर्मा या वर्मा, शर्मा लिखिए, रामविलास शर्मा, इन्होंने तुलसीदास को जाति कवि कहा है। क्या कहा दोस्तों? जाति कवि। अब दोस्तों और लोग क्यों पीछे रहते हैं? सवाल आ गया, किसने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है? जी हां, मानस का हंस दोस्तों एक रचना भी है। और यह किसकी रचना है? यह अमृतलाल नागर की रचना है। किसकी रचना है? अमृतलाल, यही है ना जी, अमृतलाल नागर की रचना का नाम है मानस का हंस। और उन्होंने ही तुलसीदास को मानस का हंस बताया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये दो तो काफी आसान है, जो डिफिकल्ट है वो बताता हूं आपको। किसने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा? तुलसीदास को क्या कहा? रूपकों का बादशाह कहा। क्यों? इनकी रचनाओं में रूपक अलंकार का दोस्तों बढ़ चढ़कर प्रयोग किया गया है। तो यह कहा लाला भगवान दीन ने। किसने कहा? लाला भगवान दीन, ठीक है। किसने कहा रूपकों का बादशाह? लाला भगवान दीन ने। और एक थे दोस्तों डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है, बच्चन सिंह, इन्होंने भी दोस्तों कहा है इनको क्या? रूपकों का बादशाह बताया। किसको?
तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह बताया, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल, किसने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह बताया? अनुप्रास भी दोस्तों अलंकार है, ठीक है। तो तुलसीदास को अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार में क्या कहता है? जहां पर दोस्तों वर्ण की आवृत्ति हो, अक्षर की आवृत्ति हो, ठीक है, और उसमें भी दोस्तों कई सारे भेद होते हैं। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने, क्योंकि तुकांत वगैरह भी अनुप्रास के अंतर्गत या, अरे भाई अनुप्रास के 4-5 भेद आप पढ़ते हैं, ठीक है, अनुप्रास के अंदर भी दोस्तों आप भेद पढ़ते हैं। तो तुलसीदास की रचनाओं में उन सभी भेदों से संबंधित दोस्तों बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, या उससे मिलता जुलता बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको, इसीलिए इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा जा रहा है। इसी तरह उत्प्रेक्षाओं का बादशाह दोस्तों तुलसीदास जी को किसने कह दिया? उत्प्रेक्षा, सर अलंकार वाला बिल्कुल वही होगा, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह इन्हें कहा है उदय भानु सिंह ने। किसने कहा दोस्तों? उदय भानु सिंह ने इन्हें क्या कहा दोस्तों? इन्हें उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कह दिया। क्या कहा? उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कह दिया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, करा हनुमान चरित। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? रामचरित। क्या पढ़ा था दोस्तों? रामचरित मानस। क्या पढ़ा था? रामचरित मानस। और इसके राइटर कौन दोस्तों? इसके राइटर है दोस्तों तुलसीदास जी। ये पढ़ा। अब दोस्तों थोड़ा सा ये पढ़िए, आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, हनुमान चरित। पूछ रहा है सवाल कि हनुमान चरित के दोस्तों रचनाकार का सिर्फ नाम बता दीजिए, कौन है? पीछे दोस्तों आपने पढ़ा था सबसे ज्यादा विद्वान, सर्वाधिक विद्वान। कौन था सर्वाधिक विद्वान? सर सर्वाधिक विद्वान तो सुंदरदास जी थे। बस लिख लीजिए सुंदरदास, ठीक है, सुंदरदास लिख लीजिए यहां पर, ठीक है। सुंदरदास की रचना दोस्तों हनुमान चरित। कौन सी रचना है? हनुमान चरित, इसे याद रखेंगे। कर भक्तमाल। भक्तमाल के रचनाकार कौन दोस्तों? तो भक्तमाल की रचना किया दोस्तों नाभा दास जी ने। किसने किया है? भक्तमाल किसकी रचना दोस्तों? यह नाभा दास की रचना भक्तमाल, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और नाभा दास को ही और क्या कहते हैं? इनका पूर्व नाम था नारायण दास, ठीक है। नारायण दास भी इन्हीं का नाम है। नाभा दास का ही दूसरा नाम नारायण दास है, ठीक है। और किसने कहा दोस्तों? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों कहा है, ठीक है। नारायण दास ने यह कह के बुलाया है, ये आप याद रखेंगे। आप पीछे पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको बताया होगा मैं पहले भी कि अग्रदास के शिष्य थे, ठीक है। कौन थे दोस्तों? यह अग्रदास के शिष्य थे। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट दोस्तों बड़ा कनेक्टेड होते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक इनकी और रचना है अष्टयाम, ठीक है। परीक्षा में आता है कि बताइए दोस्तों अष्टयाम किसकी रचना है, ठीक है। तो इसकी भी रचना दोस्तों नाभा दास ने किया था। और एक चीज और बता दूं, नाभा दास जो जाति के डोम थे, ठीक है। नाभा दास जो थे यह डोम जाति के थे, ठीक है। डोम जाति, कोई बच्चा बताएगा डोम लोगों का काम क्या होता है? डोम जाति के थे दोस्तों ये नाभा दास। सोचिए इतना ज्यादा दोस्तों इनके अंदर गुण था, ठीक है। रामायण तो सुना आपने, रामायण तो सुन लिया ना, रामायण। चलिए रामायण अपनी जगह है, आपने सीतायन नहीं सुना। रामायण जैसे उसी तरह से सीतायन भी है, लेकिन ये आपने नहीं सुना। आज सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं सीतायन के रचनाकार दोस्तों कौन है। इनका नाम है राम। सीता कौन थी? राम की प्रिय थी, तो राम प्रिया सरल, इसी से नाम याद रखेंगे, ठीक है। राम प्रिया सरल, ठीक है। राम प्रिया सरल जी को कौन थे दोस्तों? इनकी एक ग्रंथ था, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, उसका नाम है सीतायन। तो परीक्षा में तो रामचरित मानस वगैरह खूब पूछा गया, क्या पता एग्जामिनर का दिमाग बदल जाए और कुछ नया सवाल वो आपसे कर दे, सीतायन पूछ ले परीक्षा में। साहित्य में ही तो होता है कि आप इतना साहित्य की किताब पढ़ते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया सवाल बन जाता है, ठीक है। तो अच्छे से चीजों को पढ़िए। जब आप इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो जानिए मजा भी बहुत आएगा, तैयारी भी अच्छी होगी और कोरिलेट करने से चीजें खूब याद भी होती हैं, ठीक है। और यही आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो बस खाली आप ये सोचिएगा आज हमारा 89 नंबर का लेक्चर है तो पीछे का लेक्चर भी आपको देखना चाहिए। आप हमेशा नई क्लास का इंतजार मत कीजिए, आप जाके प्लेलिस्ट में पढ़िए कि नितिन सर ने और क्या क्या दिया, वो जाके देखिए, ठीक है। और बाकी हमने जो पेड कोर्स लॉन्च किया है ये अपने आप में चल ही रहा बेहतरीन। मैं आपको बार बार बुला रहा हूं दोस्तों, मैंने एक जीएस का बैच बनाया है। आप पता नहीं क्यों जीएस नहीं पढ़ना चाहते, एक्चुअली क्या है ना, आपको डर लगता है कि जीएस कौन याद करेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। मेरी जो जानकारी है या जहां तक मैं मानता हूं, ये सोचता हूं मैं कि कोई विषय तब तक कठिन है जब तक वो आपको समझ में नहीं आता, या
जब तक उस विषय को समझाने वाला कोई व्यक्ति आपको नहीं मिल जाता। जिस दिन कोई समझाने वाला व्यक्ति मिल जाए उस दिन विषय आसान हो जाता है, और जिस दिन विषय आसान हो जाता है उस दिन आपका टेंशन खत्म हो जाता है। तो आप आइए, एक बार समय दीजिए, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। अगर एक बार आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसा इतिहास पढ़ने को मिलेगा, मतलब भारत का असली इतिहास जानने को मिलेगा। मैंने अपनी क्लास में इस तरह से इतिहास को पढ़ाया है कि परीक्षाएं तो आप कोई भी दीजिए, सरकारी एग्जाम जो आप देना चाह रहे हैं, कोई भी एग्जाम, बड़ा से बड़ा आईएएस पीसीएस तक का एग्जाम दीजिए, कहीं कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, केवल एक एक विषय के लिए इसीलिए मैं इंडिविजुअल क्लास बना रहा हूं। इतना आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना कि टेंशन कभी नहीं होगा। और अद्भुत तरीके से दोस्तों मैंने पढ़ाया है, यहां तक कि डेमो भी दिया है। डेमो देखने का कोई जो है चार्ज नहीं है, तो आप स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा नया एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको पेड सेक्शन में जो है क्लासेस मिल जाएगा, आप देख लीजिए। बीपीएससी के लिए बैच हमने दे ही दिया है, तो इसको लेकर तैयारी कीजिए। टीजीटी पीजीटी के लिए थोड़ा समय दीजिए, बस आने ही वाला बैच। ठीक है, थोड़ा सा क्लास और मेहनत कर लूं मैं, उसके बाद दोस्तों बैच आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।